मेरे जिगरी दोस्तों, बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में। अब आपको बात करेंगे लिंग निर्धारण टॉपिक में। तो हम जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, वंशागति और विविधता के बारे में। तो इसमें कुछ टॉपिक बता दिए थे, अनुवांशिकी के बारे में, लक्षणा प्रारूप, जीन प्रारूप, एक संकरण, एक जीन की वंशागति के बारे में, मेंडलवाद का उपवाद के बारे में बता दिए थे, बहुविकल्पिता के बारे में बता दिए थे, क्रोमोसोमल जो सिद्धांत उसके बारे में बता दिए थे, जीनीवाद के बारे में बताए थे, जीनी विनिमय के बारे में बताए थे। अब बात करेंगे हम लोग लिंग निर्धारण, क्योंकि आपके पास समय कम है, 1.5 से 2 महीने समय है। तो आपको सही तरीके से सही डायरेक्शन में आप तैयारी करेंगे तो अच्छा नंबर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, प्रश्न के हिसाब से बात करेंगे। जो भी बात करेंगे पहले आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन में बातें कर लेंगे, उसके बाद प्रश्न में आ जाएंगे, आप प्रश्न के हिसाब से बात करेंगे। जो एक एक नंबर, दो दो नंबर के जो प्रश्न होते हैं इसमें सब क्लियर हो जाएंगे। देखिए लिंग निर्धारण में क्या है, इसमें कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। जन्म से पूर्व किसी जीव के लिंग का स्थायीकरण करना, उसी को क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण करना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, ठीक है, और उसके पूर्व लिंग का स्थायीकरण करना क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण कहता है। इसको बताए थे H.J. मूलर ने। तो लिंग निर्धारण के बारे में कौन बताया था, H.J. मूलर ने। उसने किसके हिसाब से बताया था, एक ड्रोसोफिला मक्खी थी, उसका लिंग निर्धारण किया तो उसमें पाया कि उसमें X गुणसूत्र ऑटोसोम्स की अपेक्षिक संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, ऑटोसोम्स की संख्या पर निर्भर करता है। तो पूछ लेगा कि H.J. मूलर ने किस चीज का प्रयोग करके लिंग निर्धारण का प्रयोग किए थे, ड्रोसोफिला जो मक्खी होती है उसके हिसाब से। ठीक है, इस आधार पर ब्रीज ने, इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था ब्रीज। हाँ, तीनों बताया था कि जो लिंग निर्धारण होता है वो जीनी संतुलन का सिद्धांत है। क्या है, जीनी संतुलन का सिद्धांत है। अधिकांश कीटों जैसे ड्रोसोफिला, मानव तथा कुछ पादपों जैसे लाइकनिस, कोक्सीनिया, इसमें पाया जाता है XX, XY प्रकार का नर विषम युग की लिंग निर्धारण करता है। विषम युग का मतलब क्या होता है, एक नहीं होंगे, XX होंगे तो XY होंगे। ठीक है, लाइगो लाइगोयस प्रक्रिया भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लाइगोयस प्रक्रिया। जब डिफरेंट प्रकार के विषम युग्म की लिंग का निर्धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं, लाइगोयस प्रक्रिया कहते हैं। वाई गुणसूत्र पर होलेंड्रिक जीन पाए जाते हैं। जो वाई गुणसूत्र होता है उस पर किस प्रकार का जीन पाया जाता है, होलेंड्रिक। तो क्वेश्चन पूछेगा। कुछ कीटों जैसे काकरोच, टिड्डा तथा पादप जैसे डायोस्कोरिया में XXXO प्रकार के नर विषम युग्म की लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो काकरोच होते हैं, टिड्डा हो गया और डायोस्कोरिया हो गया, XXXO के प्रकार के नर विषम युग्म की, नर मतलब पुरुष के लिए, लिंग निर्धारण पाया जाता है। कुछ पक्षियों, सरीसृप, मछलियां, पादपों, ठीक है, फ्रेगेरिया, इसमें ZW प्रकार का मादा विषम युग्म की लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो इसमें पूछेगा कि जो है कुछ पक्षी हैं, कुछ सरीसृप है, सांप, कुछ मछलियां हैं, जैसे कुछ पादप है जैसे फ्रेगेरिया। पूछ लेगा फ्रेगेरिया में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, तो ZZW। इसमें मादा विषम युग्म की होता है। अब ऊपर वाले में क्या था, नर विषम युग्म। ठीक है, कुछ कीटों जैसे ZO प्रकार का मादा विषम युग्म की लिंग निर्धारण पाया जाता है। कुछ कीट, जैसे कीट में माथ लेते हैं, पूछ लेगा माथ में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, तो ZO। ठीक है, एक ऐसा होता है मादा होता है, इसे याद रखना, नर है कि मादा है। ठीक है, ये देखना है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण गुणसूत्र समुच्चय की संख्या द्वारा होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मधुमक्खी में लिंग धारण किसकी द्वारा होता है, तो गुणसूत्र समुच्चय की संख्या द्वारा होता है। एक शुक्राणु और एक अंड के युग्मन से मादा विकसित होती है। एक शुक्राणु और एक अंड के युग्मन से मादा क्या होती है, विकसित। जबकि अगुड़ी ड्रोन मेल में अनिषेक जनन द्वारा विकसित होता है। जो ड्रोन होता है, ठीक है, ड्रोन नर जिसे होते हैं, नर मधुमक्खी कहते हैं, उसमें अनिषेक जनन होता है। अब बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक जो है मानव में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। मानव में देखिए युग्म जनन की जो प्रक्रिया होती है और सूत्री विभाजन द्वारा, युग्म जनन की प्रक्रिया और सूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगुणित युग्मकों का निर्माण किसके द्वारा होता है, और सूत्री विभाजन युग्मक जनन होता है। ठीक है, स्त्री में सभी युग्मक जो अंड होते हैं, क्योंकि स्त्री में क्या पाए जाते हैं, फीमेल में क्या पाए जाते हैं, अंड पाए जाते हैं, अंडाशय। इसमें 22 + X गुणसूत्र होता है।
22 प्लस एक्स गुणसूत्र होता है। तथा पुरुष में जो शुक्राणु पाए जाते हैं, पुरुष में क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए, जिसमें 22 प्लस एक्स तथा 22 प्लस वाई होते हैं। ठीक है, मतलब एक्स भी पाया जाता है, वाई भी पाया जाता है। और महिलाओं में जो युग्मक होता है 22 प्लस एक्स एक्स पाया जाता है। और पुरुष में क्या पाए जाते हैं, 22 प्लस एक्स तथा 22 प्लस वाई पाया जाता है। जब निषेचन के समय गुणसूत्र वाले शुक्राणु के अंड से मिलकर पुरुष पुत्री व वाई सूत्र वाले शुक्राणु से मिलकर पुत्र का उत्पन्न होता है। ठीक है, पुत्र का जो उत्पन्न होता है जब वाई के साथ मिलेगा यक्स, और यक्स के साथ जब यक्स मिलेगा तो पुत्री के जन्म होती है। तो यक्स यक्स क्या होता है, महिलाओं के लिए होता है, और एक्स वाई क्या होता है, पुरुष के लिए होता है। देखिए, संतान को पिता से 50% जीन्स प्राप्त होते हैं, माता से भी कितने प्राप्त होते हैं, 50%, हाफ हाफ। एक युग्मजी यमज एक निषेचित अंडाणु से विकसित होते हैं, यह समान लिंगी होते हैं एवं इनकी जीनी संरचना क्या होती है, समान होती है। द्वियुग्मजी यमज इनका विकास अलग अलग निषेचित अंडाणु से होता है, पृथक लिंगी हो सकते, इनका जीन संरचना क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब बात कर लेते हैं अगला जो टॉपिक है, लिंग संलग्न वंशागत। लिंग संलग्न वंशागत, लिंग संलग्न लक्षणों या विशेषकों का जनक है। लिंग संलग्न क्या है, लक्षणों या विशेषकों का जनक है। जनक के से संतानों में संचरण होता है। जैसे हमारे संतान है तो हमारा जो लक्षण है हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसमें जाएंगे। ठीक है, इसी क्या कहते हैं, संलग्न वंशागत कहते हैं। यदि आनुवंशिकी रोग एक बाह्य रूप से समानता है किंतु वाहक स्त्री से कुछ नर संतति में संचित हो तो वह लिंग संलग्न अप्रभावी रोग कहलाता है। इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई स्त्री जो है किसी न किसी बीमारी से क्या है पीड़ित है, तो संतरित मतलब उसको क्या हो रहा है कि संचरित रोग हो रहा है, बात समझे ना। तो क्या स्त्री से केवल कुछ नर संतति में सब में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री कोई बीमारी से पीड़ित है तो कुछ ऐसे रोग होते हैं सब में नहीं प्रभावित होगा, उसके ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है, तो जाकर के उसके में चला जाएगा। तो इसे ये संलग्न क्या होता है, अप्रभावी रोग कहलाता है। मानव में देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए, वर्णंधता जो होता है, वर्णंधता कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है। जो कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति होता है लाल और हरा रंग को नहीं, अगर मिला दिए दोनों रंग को तो नहीं जान पाएगा। इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर, देखिए इसका कारण क्या है, जीन एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है और अप्रभावी होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्णंधता का कारण क्या है, तो कहते हैं वर्णंधता का यही कारण है कि इसका जो जीन जो होता है यक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है जो अप्रभावी होता है। इसलिए मादा इसकी क्या होती है, वाहक होती है। मादा इसकी वाहक का मतलब होता है मादा एज ए कैरियर। इस रोग में ग्रसित व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस बीमारी से रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, कारण क्या होता है, क्योंकि आप देखेंगे जहाँ रेलवे ट्रैक होता है, जहाँ रेलवे स्टेशन होता है, वो हरा रंग होता है, पीला रंग होता है और लाल रंग होता है। और लाल हरा को नहीं पहचान पाएगा, पता चलेगा कि कोई चला देगा तो एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। कि रेलवे सिग्नल ना पहचान पाने का दुर्घटना की संभावना क्या रहती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्णंधता किसके कारण होता है, क्यों होता है, और इस रोग के व्यक्ति को क्या नहीं बनाया जा सकता, रेलवे ड्राइवर नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता है, क्योंकि वहाँ सिग्नल पर लाल और हरा रंग होते हैं, दोनों एक साथ रहेंगे जलेंगे तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा जल रहा है कौन सा बुझ रहा है। ठीक है, तो बवाल तो होगा ही। एक बीमारी होती है हीमोफीलिया। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता, बहुत देर से बनता, लगातार रुधिर बहने से रोग की मृत्यु हो जाती है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। ये रोग अप्रभावी एक्स संलग्न, देखिए अप्रभावी एक्स संलग्न जीन के कारण होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि हीमोफीलिया रोग होता क्या है, इसको किसके कारण होता है, तो कह देंगे यह रोग अप्रभावी होता है, एक्स संलग्न जीन के कारण होता है। बात समझे। तो ये सब क्या मानव में लिंग निर्धारण और लिंग संलग्न वंशागत के कुछ फैक्ट थे, उसके बारे में हमने क्या किया, पढ़ा जो है। अब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन होता क्या है। थैंक यू।